चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसको हम CCP के नाम से जान रहे हैं, और एक है CCL, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को अपन चाइल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट नहीं, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ ही कह रहे हैं, उसको अपन एक्यूज्ड नहीं कह रहे, क्योंकि बच्चे को हम अपराधी के नाम से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ है कि तो CCL बालक कौन है फिर? जो विधि का उल्लंघन कर रहा है, या तो जिस पर विधि का उल्लंघन किए जाने का आरोप है, और या फिर जिस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद में ये पता चल गया, या फिर ट्रायल करने के बाद में पता चल गया कि उसने इस तरह का अपराध किया है। तो ये दोनों स्थिति में वो कौन है? CCL है। तो CCL को डिक्लेयर करने के लिए एक अथॉरिटी है, वो काम कर रही है। उस अथॉरिटी का क्या नाम है? JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक अलग स्ट्रक्चर है, और जुवेनाइल कोर्ट्स, जिसको अपन चिल्ड्रन कोर्ट्स करें, वो एक अलग बात है। JJB और ये कोर्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब ये दोनों जने क्या काम कर रहे हैं? चिल्ड्रन कोर्ट का और JJB का क्या काम है? JJB तो शायद ना, मतलब CCL है, उसको देखना, उसकी देखरेख वगैरह, या फिर उससे जो रिलेटेड मामले वो देखेगी, या फिर और JJB और चिल्ड्रन कोर्ट का मतलब हो गया जब एक मामला देख लिए तो जिसको कि या तो मैं चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन राइट 2005 में एस्टैब्लिश कोर्ट है, या फिर पोक्सो कोर्ट है, और ये इन दोनों में से कोई भी कोर्ट नहीं है तो फिर सेशन कोर्ट है। इसी को अपन कहते हैं चिल्ड्रन कोर्ट। इस कोर्ट के अलावा एक बोर्ड और है जिसका नाम है JJB, जिसको हम कह रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। क्या अंतर है दोनों में? देखो, 2021 और 2015 का ये लॉ आने के पहले, मतलब जब हीनियस ऑफेंस की डेफिनेशन नहीं आई थी, तब तक इसमें चिल्ड्रन कोर्ट का कोई भी लेना देना नहीं था। चिल्ड्रन कोर्ट के जैसा कोई भी कंसेप्ट इसमें मौजूद नहीं था। चिल्ड्रन कोर्ट्स को अपन ने क्यों डाला इसमें? क्योंकि उस चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा हमने ऐसे बच्चे के ट्रायल करने को सुनिश्चित किया जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा हो चुकी है और 18 साल से अभी भी कम है। कब ऑफेंस किया उसने? जब इसी समय का वो ऑफेंडर इसी समय में जब होता है तब उसने ऑफेंस किया। तो JJB पहले ये देखे कि उसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके कि वास्तव में इस बच्चे का ट्रायल या फिर इस बच्चे का जो इंक्वायरी है वो मुझे ही करना चाहिए या चिल्ड्रन कोर्ट को करना चाहिए। यदि उसने अपनी रिकमेंडेशन या अनुशंसा भेज दी कि साहब इसको करना है, तब फिर एक्सिस्टेंस में आता है चिल्ड्रन कोर्ट। और ये चिल्ड्रन कोर्ट कौन है? ये वही कोर्ट है जिसका प्रोटेक्शन राइट्स 2005 में हुआ है, या तो गठन या पोक्सो से हुआ है, और या फिर सेशन कोर्ट। यदि ये दोनों नहीं है तो फिर सेशन कोर्ट है। फिर ये कोर्ट कौन सी ट्रायल करेगा? क्या बताया था मैंने? देखो, यदि 3 साल तक के ऑफेंस है तो वो कौन से ऑफेंस है? पेटी ऑफेंस है। 3 साल से ज्यादा मगर 7 साल से कम है तो वो कौन सा ऑफेंस है? सीरियस। 7 साल से ज्यादा के जो भी ऑफेंसेज है उनके लिए वो कौन सा ऑफेंस है? हीनियस ऑफेंस है। एक बच्चा ऐसा जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा है, 18 साल से कम है, हीनियस ऑफेंस कर रहे हैं, मगर मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं है जिससे कि JJB को पता चले कि साहब यार इसने जानबूझकर ऐसा किया है या इसका क्रिमिनल इंटेंशन रहा होगा, ऐसा रहा होगा, तो फिर JJB क्या करेगी? उसको फिर चिल्ड्रन कोर्ट को भेजेगी या खुद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके डिक्लेयर कर देगी? खुद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी डिक्लेयर करके कौन सी ट्रायल करेगी? 3 तरह की ट्रायल्स नहीं, 2 तरह की ट्रायल्स बताएगी। कौन सी? यदि वो पेटी ऑफेंस या सीरियस ऑफेंस कर रहा है तो ट्रायल समरी ट्रायल, और यदि वो हीनियस ऑफेंस कर रहा है तो ट्रायल समन ट्रायल्स के हिसाब से वो मामला करेगा। ठीक है? तो चाहे JJB हो चाहे चिल्ड्रन कोर्ट हो, इन दोनों तरह की ट्रायल, हालांकि जब चिल्ड्रन कोर्ट जब ट्रायल करेगा तो ये ट्रायल कौन सी होगी? एज जैसे कि वो बच्चा क्या है? एडल्ट है, इसी की तरह होगा। मगर चिल्ड्रन कोर्ट को भी बाउंड किया इस एक्ट ने कि किसी भी सूरत में उस बच्चे को जिसने हीनियस ऑफेंस भी क्यों नहीं किया हो, 16 साल से ज्यादा, 18 उम्र से 18 से कम है, उसको आप लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट और डेथ सेंटेंस कभी भी नहीं दे सकते। लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट ऐसा नहीं दे सकते जिसमें आप ऐसा लिख दो कि ये अंतिम सांस तक जेल में बंद रहेगा। लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दे दो, मगर कौन सा? कि साहब यदि इसने अपने समय में अपने उसने आचरण में सुधार लाया तो आप इसको रिफॉर्म कर सकते हो। तो ये जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट ओवरऑल क्या कह रहा है? ऐसे बच्चों के द्वारा जो कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, ऐसे बच्चों के रिफॉर्मेशन, समाज में उसका रिहेबिलिटेशन, उसका प्रोटेक्शन और समाज के
विकास में उसका योगदान को अपन कैसे वो कर सकते हैं, ये सारी तरह की बातें करते हैं। तो इन तरह के काम को करने के लिए हमें अलग अलग तरह के होम्स भी चाहिए ना। शेल्टर होम्स है हमारे पास में, फोस्टर फैमिलीज है हमारे पास में ऑब्जर्वेटरी है, मतलब ऑब्जर्वेशन होम्स है। इन सब तरह के अपन लोगों को रखना है। ये तो होगी एक कहानी जो कि कहती है CCL के बारे में, जो कि दो बातें, एक तो JJB है और एक चिल्ड्रन कोर्ट है। एक दूसरे तरह का बच्चा है जिस बच्चे का नाम है CCP है ना, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो फिर ये बच्चा कौन है, फिर CCP कौन है? जो अनाथ है या फिर जिसको देख रेख की आवश्यकता है, उसके पेरेंट्स नहीं है, कोई बच्चा बोलता हुआ मिल रहा, अपन को रोता हुआ मिल गया। अपन ने पूछा तेरे पापा का क्या नाम है, वो तो कुछ नहीं बता रहा, मम्मी का नाम नहीं बता रहा, खुद का नाम नहीं बता रहा, तो अब वो क्या बन गया है, CCP बन गया है। जिस किसी भी आदमी को फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऐसी मिल रही जो कि CCP है, तो हम लोग किसको इन्फॉर्म करेंगे CCP के बारे में? CWC को। CWC का मतलब है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, है ना। तो ये CWC क्या करेगी? पहले तो ये डिक्लेरेशन करेगी कि साहब इस बच्चे के माता पिता कौन है, ढूंढ लें। यदि मिल जाए तो फिर उनको कर देगी, और यदि नहीं है तो फिर CWC इस बच्चों को उठा के अपने साथ तो नहीं ले जाएगी, क्या करेगी? एडॉप्शन, जिसका अपन ने एक देखो, जैसे कि अपन स्टेट और नेशनल लेवल पर बच्चों को अडॉप्शन वगैरह दिया जाता है। पहले ये बात पूरी करते हैं कि साहब बच्चा है 2 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का है, गवर्नमेंट उसको कब तक अपने पास रख सकती है? प्रीलिमिनरी स्टेज में रख ले कि साहब इसको अपन क्या कर सकते हैं, जब तक उसको नीड है तब तक रख सकते हैं, पर उसको उम्र भर तक तो अपने साथ में बिठाने से रहे। तो फिर उम्र भर तक अपने साथ बिठाने के नहीं बिठाना है, तो फिर इसके उपाय क्या है, उसके ऑल्टरनेट क्या है गवर्नमेंट के पास में, कि साहब इन बच्चों को फ्री कर दिया जाए और समाज में इस तरह की डिक्लेरेशन कर दी जाए कि गवर्नमेंट के पास में इस तरह के बच्चे हैं जिनको हम अडॉप्शन में देना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो अडॉप्शन से रिलेटेड जो भी काम है, ये CWC इन सब के सब बच्चों को याद भेजेगी और इनको अडॉप्शन में दिया जाएगा। और ये जो काम करते हैं, ये जो अडॉप्शन वाली बातें होती है, ये कौन हो सकता है? कोई सरकारी अथॉरिटी भी हो सकती है, कोई प्राइवेट अथॉरिटी भी हो सकती है। जिस प्राइवेट अथॉरिटी ने अपने आप की संस्था को रजिस्टर करवा रखा है स्टेट गवर्नमेंट का, है ना, कि हम ऐसे अडॉप्शन सेल बनाएंगे या प्रोटेक्शन सेल बनाएंगे या सेफ सेल बनाएंगे, जो कुछ भी है। ये स्टेट और सेंट्रल की जो अडॉप्शन सेल्स होती है ना, ये किन के अंडर में काम करती है? जिसका नाम है कारा और सारा। सुना आप लोगों ने कभी? कारा का मतलब है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, सारा का मतलब है स्टेट अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी। कारा और सारा। और कारा किसके तहत काम कर रहा है? केंद्रीय सरकार के महिला और बाल विकास कल्याण बाल विकास मंत्रालय के तहत काम कर रहा है। कारा और सारा किसके अंदर में? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसमें 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। ये किस में है? 235 में 235 में है बालक, और 212 में है पर्सन, 212 में है चाइल्ड। ठीक है, ऐसा व्यक्ति 212 में है चाइल्ड और 235 में किशोर। अच्छा, 235 में जब आप किशोर देखोगे ना, तो किशोर की इंग्लिश है जुवेनाइल, जबकि 212 की इंग्लिश है चाइल्ड, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 235 है ना, एक ऐसे बच्चे के बारे में बात करी जो कि CCL है, जबकि 212 क्या कह रहा है? हर कोई, चाहे वो CCL हो सकता है, चाहे CCP। 235 CCL के बारे में। हाँ, जुवेनाइल का मतलब क्या है? जुवेनाइल का मतलब किशोर अपचारी, जिसको नीड है, या तो CC। अपचारी का मतलब है कि जिसने अपराध किया या फिर जिस पर अपराध का एलिगेशन। अपचारी, बाल अपचारी। और जस्टिस कोड का क्या नाम है? द जुवेनाइल जस्टिस। इसका मतलब है कि किशोर अपचारी को न्याय कैसे मिलेगा, या फिर न्याय मिला जाने का रास्ता किशोर अपचारी को। फिर आगे एक शब्द और इसमें लिखा, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संरक्षा और संवर्धन के लिए ये एक्ट है 2015। 2 तरह के बच्चों के बारे में बात है। हाँ, कहानी चल रही थी अपनी CWC पे, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। उसके बाद अपन ने सारा और कारा बता दिया। फिर ये लोग क्या करेंगे? ये लोग क्या करते हैं साहब? रिहेबिलिटेशन करने के लिए बच्चों का काम करेंगे, रिहेबिलिटेशन के लिए अलग अलग तरह के काम,
स्कूल में भी एडमिशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वापस घूम फिर के हम केवल 2 ही बातों पर पहुंचते हैं। इसमें कौन कौन सी 2 बातें हैं? एक तो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड प्लस चिल्ड्रन कोर्ट, जो बात करती है CCL के बारे में। एक है CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो बात करती है CCP के बारे में। अब बात करें कि साहब चाहे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है या फिर चिल्ड्रन कोर्ट जो है, वो यदि किसी बच्चे को सजा दे रही है तो कौन सी सजा नहीं देगी, वो अपनी बात हुई नहीं। और अब यदि किसी कोर्ट ने या फिर JJB ने क्या किया, किसी को ट्रायल करने के बाद में अंतिम रूप से ये तय पा लिया कि ये वही बच्चा है जिसके द्वारा अपराध हुआ है। कब? मतलब वो बच्चा कब था? जब अपराध किया गया था। आज के वक्त नहीं हो सकता, ट्रायल चलते चलते ऐसा लेट हो गया कि साहब वो 18 साल से ज्यादा हो गया या फिर 21 साल से ज्यादा हो गया। तो एक ऐसा बच्चा जो कि 18 साल से पहले का ऑफेंस किया था उसने, और आज वो 19 साल का हो गया है और उसको अंतिम रूप से हमने क्या कर लिया है? कन्विक्ट कर दिया है। तो फिर अब उसका क्या किया जाएगा? कुछ भी किया जा सकता है। वो सारी बातें जो कि सेक्शन नंबर 19 में, सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 18 क्या क्या कर सकता है। मैं सेक्शन नंबर 18 को लिटरली पढ़ रहा हूं, जहां बोर्ड का जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि बालक ने आयु को विचार में लाए बिना कोई छोटा अपराध या कोई घोर अपराध या सीरियस ऑफेंस, या 16 वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध, मतलब जघन्य अपराध किया है, हीनियस ऑफेंस किया है, 16 साल से कम उम्र का है, चाहे उसका इंटेंशन हो या नहीं हो, वो भी उसी को भी बोर्ड ही एंटरटेन कर रहा है। अपराध किया है या 16 वर्ष से अधिक आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया हो और बोर्ड ने धारा 15 के अधीन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी निर्धारण करने के पश्चात मामले का निपटारा कर दिया। क्या कह रहा है ये कि साहब जब बोर्ड के पास, हालांकि सबसे पहले मामला तो बोर्ड के पास ही आएगा, बोर्ड को तय करना है कि इसका ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा, वो करेगा या चिल्ड्रन कोर्ट करेगा। यदि कोई बोर्ड ये डिफाइन कर लेती है कि साहब बच्चे की उम्र तो 17 साल है, मतलब ऑफेंस करते वक्त 17 साल का, और उसने हीनियस ऑफेंस किया और इंटेंशन उसका मैच्योर नहीं था, मतलब इतना भयंकर नहीं था, तब फिर क्या उसको चिल्ड्रन कोर्ट को भेजेगी या खुद ही निपटा लेगी? वो खुद ही निपटाएगी। ये यही करा है कि 15 के अधीन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी निर्धारण करने के पश्चात मामले का निपटारा कर दिया उसने, खुद नहीं। तो तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी और अपराध की प्रकृति, पर्यवेक्षण का या मध्यक्षेप की विशिष्ट आवश्यकताएं जैसी परिस्थिति जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में बताई गई है। अच्छा, ये सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट कहां से आई? सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट कौन तैयार करता है कि जब किसी बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रोड्यूस किया जाता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या तो लोकल पुलिस को या जुवेनाइल जस्टिस पुलिस यूनिट को एक इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है। क्या कि साहब आप सोशल इन्वेस्टिगेशन करो। देखो नाम क्या लिख रहेगा उसका, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये कोई पुलिस अधिकारी के द्वारा जो अपन एडल्ट के साथ में कर रहे हैं उस तरह की बात नहीं है कि साहब ये बच्चा इससे पहले किन किन तरह के कामों में लिप्त रहा है या फिर कभी बोर्ड के सामने वो प्रोड्यूस हुआ है, इसकी सोसाइटी, ये जिस परिवार से बिलोंग करता है उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, या फिर इन तरह की जो स्ट्रक्चर्स है। किसने मंगाई है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने। किससे? पुलिस से। तो ये रिपोर्ट आ गई है, अन्वेषण रिपोर्ट में बताई गई है, और बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड यदि ऐसा करना ठीक समझता है तो क्या बालक को समुचित जांच के तत्पश्चात ऐसे बालक तथा उसके माता पिता या संरक्षक को परामर्श देने के पश्चात उपदेश या भर्त्सना के पश्चात घर जाने के लिए अनुज्ञात कर सकता है। ये सबसे फर्स्ट ऑप्शन है। क्या कर सकता है? उपदेश दे सकता है तो साहब अच्छी सी बात है, एक बच्चा है ऐसे वैसे, या फिर भर्त्सना। भर्त्सना को क्या करें इंग्लिश में? एडमोनिशन। प्रोबेशन का मतलब तो परिवीक्षा है। दूसरा, बालक का सामूहिक परामर्श और ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने के निर्देश दे सकेगा, जैसा आप सोशल वर्क करो या फिर इसी तरह का काम करो। तीसरा, बालक को किसी संगठन या संस्थान अथवा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए विनिर्दिष्ट व्यक्तियों या व्यक्ति का समूह के पर्यवेक्षणाधीन सामूहिक सेवा करने का आदेश दे सकता है। कि साहब कई तरह के एनजीओ बने हुए होते हैं जो सोशल वेलफेयर के अंदर काम करते हैं, तो कह सकता है कि तुम भी इसका हिस्सा बनो और तुम इसमें काम करो। बालक या बालक के माता पिता या संरक्षक को जुर्माने का संदाय करने का आदेश दे सकता है। पर क्या लिखा? परंतु यदि बालक कार्यरत है और वह यह सुनिश्चित कर सकेगा कि तत्समय प्रवर्त किसी श्रम विधि के उपबंधों का उल्लंघन नहीं हुआ।
यदि कोई बच्चा जिसने ऑफेंस किया है एलिज्ड है, तो ये भी ध्यान रखेगा कि लेबर लॉ का कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा ना, कि साहब 14 साल से कम उम्र के बच्चे को तो अपन एम्प्लॉयमेंट में ला ही नहीं सकते, तो फिर बालक ऐसे जुर्माना कैसे भरेगा, तो उसके मम्मी पापा को ही भरवाएंगे। बालक को सदाचरण की परिवीक्षा, ये हो गया प्रोबेशन, जो कितने वर्ष तक की हो सकेगी, जो प्रतिभूत सही तो नहीं तो 3 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बंद पत्र निष्पादित किए जा सकेंगे। और क्या क्या कर सकता है, बालक के सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और बालक के सदाचार की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए किसी उचित सुविधा तंत्र, इस उचित सुविधा तंत्र को कहा है फिट फैसिलिटी, इंग्लिश में इसको क्या लिखा है, एनी फिट फैसिलिटी, उचित सुविधा तंत्र की देखरेख और पर्यवेक्षण में। अच्छा, ये पर्यवेक्षण कौन है, हम देखते हैं जब हम परिवीक्षा अधिनियम पढ़ते हैं तो एक ऑफिसर होता है, जिस ऑफिसर का नाम होता है प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा ऑफिसर है ना, तो उसी के पर्यवेक्षण में रखने का निर्देश। अच्छा, ये किसके पर्यवेक्षण में कर रहे हैं कि साहब कोई फिट फैसिलिटीज हो। फिट फैसिलिटी का मतलब क्या जान रहे हैं अपन, चाइल्ड वेलबींग। फिट फैसिलिटी का मतलब है जहां पर है ना बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, है ना, कि साहब जहां से वो काम करके रोजगार के साधन जुड़ाकर समाज के साथ में एकीकृत हो सके, रखने के लिए 3 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्देश दे सकता है। बालक को 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे विशेष गृह में ठहरने की कालावधि के दौरान सुधारात्मक सेवाएं देने के लिए, जिनके अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श देना, व्यवहार रूपांतरण, चिकित्सा और मनोचिकित्सक सहायता भी है, विशेष गृह में भेजने के। तो ये विशेष गृह क्या है साहब, इंग्लिश में हम इसको कह रहे हैं स्पेशल होम। क्या होता है, ऐसा बच्चा जो कि चाइल्ड CCL है, ऐसे CCL को जब अपन ने फाइनली क्या कर दिया है कि साहब ये वही बच्चा है जिसने विधि का उल्लंघन किया है। शब्द हम इसके लिए यही लाएंगे कि जिसने विधि का उल्लंघन किया है, हम उसके लिए एक्यूज्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मोटो भी क्या था, इस एक्ट का मोटो क्या था, ऐसे बच्चों को प्रोटेक्शन करना, रिहेबिलिट करना और एडल्ट से एक अलग ऐसी तरह की कार्यवाही करना। हालांकि उसको बेचारे को पता ही नहीं लॉ, अभी आज अपन को जाकर समझ में आ रही है 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लॉ के बारे में क्या जानकारी होगी, तो उसके प्रति एक नरम दृष्टिकोण रखते हुए हम लेंगे ये तरह की बातें की है कि साहब अधिकतम हम उसको 3 वर्ष तक यहाँ पर रुका सकते। परंतु यदि बालक का आचरण या व्यवहार ऐसा हो कि बालक के हित में या विशेष गृह में रहने वाले अन्य बालकों के हित में नहीं होगा, तो बोर्ड ऐसे बालक को सुरक्षित स्थान पर भी भेज सकेगा। सुरक्षित स्थान का नाम है प्लेस ऑफ सेफ्टी। या फिर क्या कर सकता है, यदि उत्तरा 1 के खंड क से लेकर 6 के दिन कोई आदेश पारित करता है, तो बोर्ड उस बच्चे को स्कूल जाने के लिए भी बाउंड कर सकता है कि साहब आपको यहाँ पर रहने के साथ साथ स्कूल में हाजिरी होना पड़ेगा। किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में भी हाजिरी हो सकती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र क्या होता है, जैसे कि मान लो जहाँ पर कहीं पर सिलाई का काम सिखा रहे हैं या फिर मोबाइल को सही करने का काम सिखा रहे हैं, किसी चिकित्सा केंद्र में हाजिर होने का भी आदेश दे सकता है। किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर बारंबार जाने या हाजिर होने के लिए बालक को प्रतिष्ठित कर सकता है और व्यसन मुक्ति कार्यक्रम में भी भाग ले ले। कि साहब बच्चे का पता हमें तब चला था कि जब बच्चा नशे में रहते हुए उसने इस तरह का काम किया, तो फिर उसके वेलफेयर के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भी भेजने की, उपस्थित होने के आदेश दे सकता है। का अतिरिक्त आदेश पारित कर सकेगा। अंत में क्या कर रहा है, जहां बोर्ड धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक का वयस्क के रूप में विचारण करने की आवश्यकता है, वहां बोर्ड मामले के विचारण को ऐसे अपराधों के विचारण की अधिकारिता वाले बालक न्यायालय को अंतरित करने का आदेश दे सकते हैं। तो सेक्शन 18 के 3 में किस उम्र के बच्चों का ट्रांसफर किए जाने का आदेश दिया जा रहा है, 16 से 18 जिसने 16 जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम की नहीं हो और 18 वर्ष से ज्यादा की नहीं हो, ठीक है। कौन सा ऑफेंस किया उसने, हीनियस ऑफेंस किया, तब अपन उसको क्या कर देंगे, बोर्ड उसको बालक न्यायालय में भेज देगा। वापस आ रहे भी ना उसको मतलब बोर्ड को लगेगा कि एज एडल्ट इसकी होनी चाहिए, ट्रायल होनी चाहिए, तो अदरवाइज वो खुद ही कर सकता है, जैसे कि अभी भी अपने। वापस आ रहे हैं हम सेक्शंस ने डेफिनेशन के क्लोज में, कौन कौन सी डेफिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। परित्यक्त बालक सबसे पहले है एबंडन चाइल्ड। कौन होता है साहब, त्याग दिया गया हो, जिसको त्याग दिया गया हो, जिसको मम्मी पापा ने खुद ने क्या कर दिया हो, CWC के पास में आकर कह दिया कि साहब हम मेंटल या फिजिकल रूप से इतने मैच्योर या फिट नहीं है कि ऐसे बच्चों के बारे में हम लालन पोषण कर सके। तो क्या केवल मम्मी पापा ने लाकर छोड़ दिया तो उसको अपन एबंडेंट चाइल्ड कह सकते हैं क्या?
क्या शर्त जरूरी है? समिति उसको जांच करेगी, यदि घोषित करेगी। परित्यक्त घोषित किया गया है, वो कब अबंडेंट चाइल्ड बनेगा? जब समिति समय जांच के पश्चात समिति ने उसको इस तरह का घोषित किया है, तब जाकर अबंडेंट चाइल्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं। सेक्शन 2 सबसेक्शन नंबर 5 आफ्टर केयर, पश्चात देख रेख से उन व्यक्तियों की जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की और जिन्होंने समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया है, वित्तीय और अन्यथा सहायता का उत्पन्न किया जाना अभिप्रेत है। 5 यही बात थी कि साहब 18 साल की उम्र पूरी कर ली, क्या आप छोड़ देंगे कि भाई आज के बाद में तू तेरा जाना हम हमारा जाने? ऐसा नहीं कर सकते। 18 साल तक तो वो मेच्योरिटी की परिभाषा में नहीं आया, मेजोरिटी की परिभाषा में नहीं आया। जब वो मेजर हो रहा है तो उसको उसके हाल पर तो नहीं छोड़ सकते। जब तक कि वो अपनी 21 साल की उम्र प्राप्त नहीं कर लेता तब तक गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी संस्था की तरफ से फाइनेंशियल असिस्ट दिया जाना, उसको पश्चात देख रेख चलाना है। भीख मांगना को यहां से मत लेना भले। क्या होता है 8 में भीख मांगना किसे कहते हैं भाई? या तो किसी परिसर के अंदर घुस रहा है बिना परमिशन के, किसी लोक स्थान पर भिक्षा की याचना करना या उसे प्राप्त करना, अथवा किसी प्राइवेट परिसर में भिक्षा की याचना करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करना, चाहे वह किसी भी बहाने से। दूसरा, कि साहब कोई उसका कोई चोट है, उसके कोई घाव है, वो दिखाकर पैसों की मांग करना है ना, ये भीख मांगने की डेफिनेशन। ये अपन ने कहा पढ़ी थी भीख मांगना? आईपीसी में 370 में जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे कि साहब बेगिंग करवाने के लिए उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा रहे हैं, या तो ये और या फिर भीख मांगने के लिए और क्या पड़ा, जिसमें सेम ही सारी बातें लिखी हुई थी। भीख मांगने पे क्या क्या शामिल? बालक का सर्वोत्तम हित तो आप कर ही दोगे। 9 में भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 12 क्लोज 12, बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तो इसके पास सब 35 भी लिख देना। 13 चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। 2:13 और 2:12 दोनों। विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में यह अभिकथित है, अभिकथित का मतलब एलेज्ड है, वो उस पर अभी चार्ज लगा हुआ है या पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया, दोनों तरह की बात है, और जिसने उस अपराध के किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की। देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक। 14 CCP, 13 तो है CCL, 14 है CCP। अब CCP जो है उनके डायमेंशंस उसके वो जो है वो बहुत बड़े। कितने हैं साहब? 1 2 3 12 बता रहे हो? 12। और उस 12 में भी 3 के 3 पार्ट है। अच्छा, कौन कौन होता है? जिसके माता पिता का अपन पता नहीं लगा सक रहे, या फिर जिसके साथ में अपराध हो रहा है, या फिर जो एडिक्टेड पाया गया है, या फिर सड़क पर रोता फिरता पाया गया है, या फिर जो भीख मांग रहा है, या फिर पोक्सो का विक्टिम है, या फिर इस तरह की बहुत सारी चीजें। मानसिक रूप से बीमार है, माता पिता अथवा कोई संरक्षक या ऐसे माता पिता उसकी देखरेख और सुरक्षा का कल्याण रखने के लिए समिति या बोर्ड के द्वारा अयोग्य या असमर्थ पाया गया है। देख लोगे 2:12 और 2:13, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं, इसमें बस केवल आपको देखना है। बालक हितैषी चाइल्ड फ्रेंडली से मतलब नहीं है। 15 से बालक का दत्तकरण विधिक रूप से स्वतंत्र होना, ये भी नहीं। बालक कल्याण अधिकारी, ठीक है, अधिकारी बाल गृह, चिल्ड्रंस होम, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट 19। हाँ 2019। चिल्ड्रंस होम क्या है साहब?
बाल गृह से राज्य सरकार के द्वारा स्वयं द्वारा या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन के माध्यम से प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्थापित या अनुरक्षित और धारा 50 में विनिर्देश प्रयोजन के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत बाल गृह कौन कौन है? या तो सरकार के द्वारा, खुद के द्वारा, या कोई गैर सरकारी संस्था, या फिर कोई स्वैच्छिक रूप से किसी भी तरह से काम करने वाला कोई संगठन हो। और कहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट से। बालक न्यायालय 220 नंबर 1 बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। याद रखना, इंग्लिश में क्या कहा इसने? कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। या तो इससे जिसकी स्थापना हुई हो, या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 से हुआ हो, के अधीन कोई विशेष न्यायालय जहां कहीं भी विद्यमान हो, और जहां ऐसे न्यायालयों को अभी ही नहीं किया गया, अभी ही मतलब डेसिग्नेट नहीं किया गया है, वहां इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला सेशन न्यायालय। 220 3 तरह के कोर्ट है ना, इन तीनों तरह के कोर्ट को अपने बालक न्यायालय का है। कोर्ट का मतलब क्या है? ऐसा सिविल न्यायालय अभिप्रेत है जिसे दत्तक ग्रहण और सुरक्षितता के मामले में अधिकारिता प्राप्त है, और जिसके अंतर्गत जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और नगर सिविल न्यायालय भी शामिल है। कौन ऐसा कोर्ट में? फैमिली कोर्ट नहीं है, मतलब ऐसा कोई सिविल कोर्ट ही है, क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। जो क्या क्या रख रहा है? अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के बारे में प्रोविजन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और या फिर सिटी सिविल कोर्ट के बारे में अपन देखें। शारीरिक दंड को हटाओ, बाल मृत सेवाएं हटाओ, जिला बालक संरक्षण एकक हटाओ, जिला मजिस्ट्रेट 26A। 26A जिला मजिस्ट्रेट के अंतर्गत अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है। उचित सुविधा तंत्र हटाओ, योग्य व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंक्लूड्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। फॉस्टर केयर भी हटाओ, पालक, कुटुंब संरक्षक, सामूहिक पोषण देखरेख, जघन्य अपराध 33 जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन न्यूनतम दंड 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का। किशोर हो गया। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी। देखो कारा लिखा हुआ है 37 में 237। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन मीन्स a certificate issued by the Central Adoption Resources Authority for the said purpose। ये क्या है? कारा है। कारा किसके लिए प्रमाण पत्र इशू कर रही है साहब? अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण। अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए इंटर कंट्री अडॉप्शन। इंटर। अच्छा, इंटर और इंट्रा में क्या अंतर है? इंटर का मतलब था दो अलग अलग देश, और इंट्रा का मतलब एक ही देश के अलग अलग हिस्सों से। तो इसका ये सेंस नहीं था क्या कि जो इंट्रा है तो उसका मतलब अंतर है और इंटर मतलब अंतरा है, या वैसे ही है कि इंटर मतलब अंतर और इंट्रा मतलब अंतरा? मुझे शायद भाई, अच्छा आप इस सेंस में कह रहे हो या उस टर्म के सेंस में कह रहे हो? टर्म के सेंस में। अच्छा, इंटर का मतलब अंतरा। अंतरा। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय आप ऐसा करो। इंटरनेशनल, जिसका मैं हिंदी की यदि बात करूं तो वो अंतरराष्ट्रीय। इंटर का मतलब अंतरा और इंट्रा का मतलब अंतर। तो ये यहाँ पर तो ये इंटर है ना? हाँ, तो ये अंतरदेशीय ही है। अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में उस प्रयोजन के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत। अच्छा, आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि ये अंतर है, हाँ। है ना, और यहाँ पर इंटर है। इंटर का मतलब अंतरा।
जैसे इंटरकास्ट मैरिज, हाँ। तो उसका मतलब अपन क्या लगाते हैं, अलग अलग गोत्र। हाँ, तो इंटर कंट्री नहीं, कास्ट क्या कहेंगे? के अलग-अलग गोत्र में गोत्र अलग-अलग कास्ट। इंटर कंट्री अलग-अलग अलग अलग कंट्री, हाँ, तो हो सकता है अपन हाथ को चूक रहे हैं। हाँ, चलो आ जाए आगे। आदिवासी भारतीय विधि संप्रेषण करें। ऑब्जर्वेशन होम 240, खुला आश्रय इसको छोड़ देना पड़ेगा। अनाथ हो गया, विदेशी भारतीय नागरिक, भारतीय मूल व्यक्ति, छोटे अपराध 245। कौन से सब छोटे अपराध? 3 साल जिनके तक लिए के भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड 3 साल के कारावास है। 3 मास 3 3 साल साल मास लिखा हुआ। साल के और इंग्लिश तो यही नहीं आपके। हाँ, ये इसको तो वो मेरा ले ला आप लेके आना पक्का, याद से मैं कॉल कर दूंगा। जी 3 साल 3 मास। वही तो। छोटे अपराध हो गया। अच्छा, छोटे अपराध कौन से है नलिनी? 3 साल किस में? आईपीसी अदर देन आईपीसी। आईपीसी या अदर देन आईपीसी ना? क्या जेजे में? यहाँ पे अपराध कहाँ बता रखे हैं? क्या जेजे में अपराध बताए हुए? आईपीसी में है। देखो, जेजे में भी अपराध बताए हुए हैं जो ये कहता है कि बच्चों के विरुद्ध इस तरह के ऑफेंस में, जैसे कि बच्चों को मैं जबरदस्ती भीख में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, सब जबरदस्ती नशे में डाल रहा हूँ, जबरदस्ती मिलिटेंट समूह का मतलब उग्रवादी समूह का सदस्य बना रहा हूँ, या उनके साथ में मार पिटाई कर रहा हूँ। पोक्सो में जो ऑफेंस है वो केवल रिलेटेड टू सेक्स है, जबकि इसमें अदर देन सेक्सुअल ऑफेंसेज, सारे के सारे ऑफेंसेज जो कि बच्चों के विरुद्ध हो रहे हैं वो इसी में लिए रहे हैं। दे रखे हैं ना चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 में क्या पढ़ा था अपन ने? राव करके। 7 में रिहेबिलिटेशन, अडॉप्शन, 8 में अडॉप्शन और 9 में ऑफेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन है, नॉट बाय द चिल्ड्रन। हाँ, वो ऑफेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन, नॉट बाय द चिल्ड्रन। 74 to 89। चल, अपराधों के अंतर्गत हो गया सेक्शन 45 हो गया। सेक्शन 46 छोड़ दो उसको। विहित परिवीक्षाधिकारी परिवीक्षाधिनियम का हो जाएगा। पिता, लोक स्थान, रजिस्ट्रीकरण, नातेदार। दत्तक के प्रयोजन के लिए किसी बालक के संबंध में चाचा या चाची अथवा मामा या मामी अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही। अच्छा, ये नातेदार क्यों आया है? पैटर्नल नातेदार क्यों आया है? कहीं पे ना मतलब ऐसे संरक्षक के रूप में बताना होगा किसी को। देखो, यदि अपन हिंदुस्तान में कर रहे हैं अडॉप्शन ऐसे बच्चों का, तब तो फिर हमें केंद्रीय अभिकरण के बारे में या सेंट्रल एजेंसी से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें राजस्थान का राजस्थान में, हिंदुस्तान में मिल जाएगा। अब विदेशों में जो दत्तक ग्रहण होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो विदेशी मतलब फॉरेनर रिलेटिव अडॉप्शन होता है, और एक फॉरेनर अडॉप्शन होता है। रिलेटिव अडॉप्शन में रिलेटिव्स कौन कौन है? ये रिलेटिव्स है। और फॉरेनर अडॉप्शन में का मतलब कोई भी आदमी हमारी तरह के इन बच्चों का आकर अडॉप्शन करे, है ना? तो इसलिए इसने रिलेटिव की परिभाषा दी है। मतलब भाई मान लो कि साहब मेरे मौसा जी हैं जो कि वहाँ रहे हुए, इंग्लैंड गए हुए, और उनकी कोई औलाद नहीं हुई और वो मुझे अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो वो कौन हो जाएंगे? फॉरेन रिलेटिव अडॉप्शन। ठीक है, अडॉप्शन। ठीक है, अब क्या हुआ? एक कोई अननोन आदमी है जो हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान के किसी ऐसे बच्चों का जो कि सीसीपी था उसका अडॉप्शन करना चाह रहा है, तो वो कौन हो जाएगा? वो नातेदार रहेगा क्या? नहीं, वो तो केवल और केवल विदेशी अडॉप्शन हो जाएगा। तो इन दोनों स्थिति में सेंट्रल एजेंसी से सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। अभी कहा ना, कारा सर्टिफिकेट करेगी, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करेगी उस दोनों स्थिति में। नातेदार हो गया, राज्याभिकरण नहीं, घोर अपराध 54। अब इस 54 की डेफिनेशन देखना है, सीधा सा ऐसे नहीं लिख दिया है कि साहब 7 साल से नहीं, 3 साल से ज्यादा या 7 साल से कम। क्या कह रहे हैं? घोर अपराध तत्समय प्रवर्तित या भारतीय दंड संहिता के अधीन क्या है? 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से अनधिक की अवधि के न्यूनतम कारावास के दंड का उपबंध। एक ऐसा अपराध जिसमें कम से कम 7 वर्ष का अपराध नहीं, 7 वर्ष से अनधिक की अवधि की, 7 वर्ष से अनधिक मतलब 7 वर्ष तक की अवधि तक, 3 से 7। और दूसरा लिखा 7 वर्ष से अधिक के अधिकतम कारावास का उपबंध है, किंतु कोई न्यूनतम कारावास या 7 वर्ष से कम के न्यूनतम कारावास का उपबंध नहीं है।
साथ प्रॉपर। हाँ कि साहब 7 वर्ष तक का है और कम से कम का कुछ ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, तो साहब कम से कम यदि 7 दे रखा है वो भी इसी में ही शामिल होगा। 7 वर्ष से अधिक के अधिकतम कारावास का उपबंध है। क्या लिख रखा है कि अधिकतम कितना सजा दी जाएगी उसको? 7 वर्ष की। मतलब मिनिमम बता रहे कि मिनिमम 7 वर्ष होना चाहिए वैसा। हाँ, जिसमें मिनिमम 7 वर्ष बता रहे कि अधिकतम कितनी हो सकती है? 7 वर्ष हो सकती है। तो 7 वर्ष से अधिक के अधिकतम कारावास का उपबंध है, किंतु कोई भी न्यूनतम कारावास या 7 वर्ष से कम के न्यूनतम कारावास का उपबंध नहीं है। मतलब कुल मिला के ओवरऑल करके मोटी मोटी बात कहना क्या चाह रहा है? न्यूनतम कारावास 7 वर्ष है और उससे अधिक कितना भी हो सकता है, ये बोल रहा है शायद। उससे अधिक यदि कितना भी हो सकता है तो वो तो फिर बेटा हीनियस ऑफेंस है। इससे कम का प्रावधान नहीं है, किंतु न्यूनतम कारावास 7 वर्ष से अधिक की जिसमें या तो ये हो सकता है हाईएस्ट 7 वर्ष है, मैक्सिमम 7 वर्ष है। न्यूनतम कोई भी नहीं है, मैक्सिमम 7 वर्ष है, वो भी इसी में। तो है ना 3 से 7 वर्ष वाले तो है ही है, मगर अधिकतम जिसमें 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है वो भी इसी ऑफेंस में। 54 हो गया। सरेंडर चाइल्ड, रिलेंक्विश्ड चाइल्ड या फिर सरेंडर चाइल्ड कौन है? ऐसा बालक अभिप्रेत है जिनके माता पिता अथवा संरक्षक के द्वारा ऐसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों के कारण जो उसके नियंत्रण से परे है, सम्मति को त्यजन कर दिया गया है और सम्मति द्वारा उस रूप में उसे ऐसा घोषित किया गया है। तो फिर अभी अपन ने अबंडेंट किसको बोला? छोड़ा हुआ। एक मिनट था अपने जैविक या दत्तक माता पिता या संरक्षक के द्वारा अभिव्यक्त ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसे समिति द्वारा सम्यक जांच के पश्चात क्या वापस समझाओ। उसमें ये 2-3 फैक्टर डाल देते हैं सरेंडर चाइल्ड में, ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स। तो बच्चे ने माता पिता ने आकर उसको सरेंडर कर दिया। और ये कौन है? परित्यक्त बालक कौन है? छोड़ दिया गया है सोसाइटी। अपने जैविक या दत्तक माता पिता या संरक्षक के द्वारा अभिव्यक्त या अभित्यक्त? त्यक्त है ना, अभित्यक्त कर दिया यार मेरे तो अभिव्यक्त लिखा हुआ है। अभिव्यक्त तो मतलब बताना होता है। हाँ, संरक्षक के द्वारा अभित्यक्त ऐसा बालक, इंग्लिश में लिख रखा होगा ना, मीन्स अ चाइल्ड डेजर्टेड, अभित्यक्त। अभित्यक्त ऐसा बालक अभिप्रेत है। और सरेंडर चाइल्ड तो कौन है? माता पिता आकर खुद कह रहे हैं साहब इन कारणों से हम इसका सरेंडर कर रहे हैं। और ये कौन है? एक ऐसा बच्चा जिसको ऑलरेडी छोड़ दिया गया है, चाहे कौन है उसके जैविक है, चाहे दत्तक माता पिता है, चाहे उसके संरक्षक है, वो कोई भी बच्चा हो सकता है। और 60 में उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स नहीं है, या तो उसके जैविक माता पिता है या फिर उसका गार्जियन है, जबकि एक में उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स भी शामिल हैं, वो भी चाहे इसमें अडॉप्टेड कैसे होंगे? मतलब अगर दत्तक भाई मैंने अडॉप्शन में देंगे तो तभी ना, जब वो ना ऐसे फिजिकली या फिर ना भावनात्मक तरीके से वो कैपेबल हो, इसके बाद प्रोसेस होगा सब अडॉप्शन का। पहले चेक करेंगे ना कि भाई वो शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से ऐसे कैपेबल है या नहीं कि वो अडॉप्शन में बच्चे को ले सके। अच्छा ये बहुत दूर पहुंच गई छोरी। ये कहेंगे ना हमने किसी आदमी को, बच्चे को अडॉप्ट उसको तभी तो करेंगे जब वो सामाजिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो, तो फिर इसलिए इसमें अडॉप्टेड भी नहीं आएगा। सही है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ना सबका सब चेक करने के बाद में भी क्या करते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। इस इनको चारों कैटेगरी पर होने के बाद में भी वो क्या करते हैं, बच्चों को छोड़ता है कि ऐसा हमारा है तो नहीं। तो इसमें तो पेरेंट लिखा हुआ, पेरेंट दोनों हो सकते। एक में इसने क्लियर किया है उसके जैविक या दत्तक माता पिता या संरक्षक, जबकि सरेंडर चाइल्ड में ना बाय द पेरेंट्स, उसके बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं है, उसके गार्जियन से हो सकते, उसके संरक्षक या उसके पेरेंट्स। तो उसका रीजन तो यही बनेगा ना फिर, अगर अपन बनाना चाहे तो के साथ इसमें वो क्यों नहीं है। ठीक है, हो गया, खत्म करें डेफिनेशन क्लोज को, आगे आ जाओ। अधिनियम के प्रशासन में अनुसृत किए जाने वाले साधारण सिद्धांत
कि साहब क्या है ये, मतलब ये सिद्धांत क्यों यूज किए जा रहे हैं बच्चे के फेवर में, इतनी सारी बातों करने की बात क्या है, कारण क्या है जो कि ये कह रहा है कि एक ऐसे आदमी के द्वारा ऑफेंस किए जाने की स्थिति पैदा हुई है जो 18 साल से कम है, तो उसके लिए इतनी सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। कारण ये है कि साहब बच्चा है, बच्चे को पता नहीं है कि साहब ऑफेंस में और नॉन ऑफेंस में क्या फर्क है, और यदि उसे इतना पता हो रहा है वो यदि ऐसा एक तरह का हीनियस ऑफेंस कर रहा है तो उसके लिए एक अलग ही प्रोसीजर हो गया, ठीक है। बाकी सब के सब बच्चों पर ये डिफर कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या जिम्मेदारी है कि साहब कोर्ट या फिर वकील साहब या फिर कोई भी आदमी इस तरह की किन किन बातों का ध्यान रखेगा। तो लिख दिया साहब इसने कि साहब कोर्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, जब तक प्रूफ नहीं हो जाएगा, मानेगा कि बच्चा क्या है, इनोसेंस है, निर्दोषिता की अवधारणा की जाएगी। किसी बालक के बारे में 18 वर्ष की आयु तक यह अवधारणा की जाएगी वह किसी असद्भाव पूर्वक या आपराधिक आशय का दोषी नहीं, तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होगी। दूसरा ये जो ना अपन नॉर्मल तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्रिमिनल केसेस में करते हैं ना, क्रिमिनल केस में ये दोनों के लिए हो जाएगा फिर अगर ऐसे देखें तो। सिविल के लिए, सिविल के लिए क्या प्रोसीजर है किसमें? 18 साल से छोटे उम्र का बच्चा तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाएगा। सिविल में कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी होता है, और भी तो कुछ हो सकता है। हाँ, तो यदि किसी बच्चे की जो लायबिलिटी बन रही है वो वाइकेरियस लायबिलिटी से उसके पेरेंट्स से डिफाइन होगी, उससे नहीं होगी। वहाँ अवेश द्वारा गार्जियन एडिटम और आ जाएंगे ना सर नेक्स्ट टाइम। कौन आ जाएगा यदि अवेश हो रहा है तो? वाद मित्र और वाद मित्र और संरक्षक, वादार्थ संरक्षक आ जाएगा। और क्रिमिनल में क्या है साहब, क्रिमिनल में इस तरह की बातें, गरिमा और योग्यता का सिद्धांत है साहब। क्या कहा था अपन ने जब अपन पोक्सो पढ़ रहे थे, तो फिर पोक्सो कोड क्या कर रही थी, बच्चे की गरिमा को मेंटेन किए जाने वाली हर चीजों का ध्यान रखेगी। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जो उसकी गरिमा का खंडन करे। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रत्येक बालक को सुनने जाने का और उसके ये से ओडियल टर्म पार्टनर में दूसरे पक्षकार को सुनकर ही देगा, सुनने जाने का और उसके हितों को प्रभावित करने वाले सभी आदेशिक और विनिश्चय के भाग लेने का प्राधिकार प्राप्त है, और बालक के दृष्टिकोण पर बालक की आयु और परिपक्वता का सम्यक ध्यान रखते हुए विचार किया जाएगा। सर्वोत्तम हित, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट किसका होगा साहब? इसका मतलब क्या है कि यदि कहीं भी डाउट लग रहा है तो संदेह का लाभ किसको दिया जाएगा? वैसे भी अपन एक्यूज को देते हैं, पर यहाँ पर ये एक्यूज नहीं है, यहाँ पर ये बालक। कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत, बालक की देख रेख अथवा उसका पालन को संरक्षण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जीवित कुटुंब की होगी, ठीक है, ये खास बात है। सुरक्षा का सिद्धांत, ये तो हमें पता ही है कि साहब जब उसकी कोई ट्रायल होगी तो उसको जब हमने कहा था कि कोई चाइल्ड के अगेंस्ट में इस तरह का ऑफेंस हो रहा है, चाहे पोक्सो हो चाहे कुछ भी हो, और ये कौन है जिसके द्वारा ऑफेंस किया गया है, तो प्रोटेक्शन किसका रखा जाएगा? बच्चे का। ऐसा नहीं हो कि साहब कोई दूसरा आदमी आता है इसको अटैक कर दे कि साहब इसने मारा तो मारा क्या। उपाय पॉजिटिव मेजर्स हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ नॉन सेमेंटिक्स हो जाएगा, अधिकारों का अधित्यजन न किए जाने का सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एज ए मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थात्मक का सिद्धांत, संस्थात्मकता, बालक की युक्तिगत जांच करने के पश्चात अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में संस्थागत देखरेख का भी देखरेख में रखा जाएगा, ठीक है। ये अंतिम वाला से क्या था? इसका मतलब ये है कि मान लो अपन उसको फाउंड भी कर लेते हैं कि साहब वो बना चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, तो फिर अब उसको जेल में नहीं भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट्स पे रखेंगे। अंतिम संस्थात्मकता का सिद्धांत, संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, इसको क्या कहा इंग्लिश में? द प्रिंसिपल ऑफ रिपैट्रिएशन एंड रिस्टोरेशन, अपने कुटुंब से पुनः मिलाने का और उसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थिति में जिसमें वह अधिनियम के अधीन क्षेत्राधीन आने के पूर्व रहता था, प्रत्यावर्तित होने का, जब तक कि ऐसा प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में अधिकार प्राप्त होगा। कि साहब किसी बच्चे ने ऐसा ऑफेंस कर भी लिया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको जेल में डालकर सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखेंगे और उसको अलग ही तरह का काम किया जाए। क्या करेंगे? कोशिश ये की जाएगी कि उसका जल्दी से जल्दी समाज में वापस से विनियोग कर दिया जाए।
नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत किशोर न्याय पद्धति के अधीन किसी बालक के पिछले सभी अभिलेख को विशेष परिस्थितियों की सेवा समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये कहता है जैसे कि आपको पता है प्रोबेशन एक्ट में भी क्या लिखा है, जिस किसी आदमी को अपन प्रोबेशन पर छोड़ते हैं ना, तो फिर किसी भी एलिजिबिलिटी से वो डिस्क्वालिफाइड नहीं हो जाएगा कि साहब वो तो प्रोबेशन पर छोड़ा हुआ है। करते हैं ना अपन, आपको पता है सेक्शन नंबर 16 है शायद प्रोबेशन एक्ट का, कि साहब यदि किसी आदमी को प्रोबेशन पर छोड़ा और लिखा है कि साहब ऐसा कोई भी आदमी जो 3 साल से कम के अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है वो ये फॉर्म नहीं भर सकता, प्रोबेशन पे छोड़ा है, तो फिर वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 16 प्रोबेशन एक्ट यही कह रहा है कि यदि किसी आदमी को प्रोबेशन पर छोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से वो एलिजिबिलिटी के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। समझ रहे हो? सेम इसी तरह की बात इसमें लिखी कि यदि कोई बच्चा है और बच्चा रहने के दौरान कन्फ्लिक्ट विद लॉ पाया जाता है और बाद में कहा जाता है कि साहब वो आरजेएस की तैयारी कर रहा है, फॉर्म भरना चाह रहा है, तो क्या वो बच्चा फॉर्म भरेगा? जबकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि एक जो एक्यूज्ड दोषी पाया जाता है उसके लिए अपराध वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? वो यही कह रहा है कि साहब नए श्री से शुरुआत का सिद्धांत। अपयोजन का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सन। उल्लंघन करने वाले बालकों में न्यायिक कार्यवाहियों का अवलंब किए बिना जब तक कि वह बालक या संपूर्ण समाज के सर्वोत्तम हित में नहीं हो, निपटने के उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। लेट नहीं करना है साहब। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या है? नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल। खुद के मामले में जज नहीं होगा, खुद के मामले में जज नहीं हो सकता। और एक होता ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? ऐसे से निकाय में रिजुता, बुनियादी प्रक्रिया, मानक, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, पक्षपात की पुनर्विलोकन का अधिकार, ये सब चीजें शामिल है। ये इसने मतलब इसने स्पेशली इसमें मेंशन कर दिए हैं कि साहब क्योंकि जुवेनाइल्स के द्वारा मतलब जो जुवेनाइल्स हैं उनकी ट्रायल अपन यही चला रहे, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जुवेनाइल्स की ट्रायल किए जाते समय आप इन प्रिंसिपल्स को छोड़ दो। इन सारे प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना है। एक बार आरजे से पूछा था क्वेश्चन कि जेजे में टोटल कितने प्रिंसिपल्स हैं, तो कितने प्रिंसिपल्स हैं? 16। इन 16 प्रिंसिपल में से 10 प्रिंसिपल अभी अपन हाथों हाथ याद करेंगे, बना सकते हैं अपन, जिससे कि इसके अपन 10 प्रिंसिपल्स को तो याद कर ही सके। और 10 प्रिंसिपल कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, एक तो सबसे पहला प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, एक तो अपन ये याद कर सकते हैं। एक गरिमा को बनाए रखना, दो चौथा है सर्वोत्तम हित का सिद्धांत है, ठीक है। सुरक्षा सिक्योरिटी भी हो जाएगा, ठीक है। ये जो 7 वाला उसको भी ले सकते, गरिमा के साथ में अगर अपन गरिमा बनाने के लिए उसके मतलब गैर कलंकित शब्दों का प्रयोग न करें, तो अब ये वो दोनों शब्द सेम हो गए, तो फिर अपन इसको नहीं डालेंगे। क्यों सर? 2 याद हो जाएंगे ना आराम से, गरिमा से अपन। और गैर कलंकित शब्दों का सिद्धांत, ठीक है। फिर अपन सकारात्मक पॉजिटिव एफर्ट्स भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव एफर्ट्स हो सकते हैं। गैर कलंकात्मक शब्दार्थों का सिद्धांत, अधिकारों का अद्यतन, प्राइवेसी, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट वाला, नए सिरे से शुरुआत करना, अपयोजन का सिद्धांत। इसके अलावा अपन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को डालें तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और करने। अपयोजन का सिद्धांत हटाओ, नए सिरे से शुरुआत का सिद्धांत, नए सिरे से शुरुआत हो सकती है, ठीक है। उपाय में संस्थात्मक ताकत सिद्धांत, और या फिर एक अपन ये 13 नंबर भी डाल सकते हैं, जिसमें हमने क्या कहा उसको कि साहब उसको उसी स्थिति में वापस लाने का प्रयास करेंगे जैसा कि उसी स्थिति में। 13 संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, कि जिस संस्कृति जिस समाज में वो पल पोस रहा था उसी स्थिति में लाकर खड़ा करेंगे। ऐसा नहीं हो कि साहब लोग उसके बारे में कहें कि साहब देखो ये कौन आया क्या आया, ऐसा चीजें। तो नंबर 1 निर्दोषिता, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंसी। नंबर 2 बच्चे की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा हमेशा। नंबर 3 यदि मैं गरिमा का ध्यान रखता हूं तो कलंकात्मक प्रश्न भी नहीं पूछूंगा। नंबर 4 उसके सर्वोत्तम हित की बात की जाएगी, उसकी सुरक्षा की बात की जाएगी, और उसका समानता सकारात्मक उपाय किए जाएंगे। 3 बातें हो गई है। से सर्वोत्तम हित का ध्यान रखा जाएगा, सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, सकारात्मक उपाय किए जाएंगे, और समानता और विभेद नहीं किया जाएगा। समानता, अच्छा समानता और विभेद एक और आ गया।
यदि अपन इस समांतर विभेद को करते हैं तो ये सम प्रत्यावर्तन को हटा सकता है, और चाहे तो इस सम प्रत्यावर्तन को भी ले सकते हैं। ठीक है, गैर कलंकात्मक प्रश्न हो गया। एकांतता और गोपनीयता का अधिकार बना हुआ कर दिया अपन ने। ये 9 और ये जो है ना अंतिम अवलंब वाला, उसको छोड़ के सारे हो जाएंगे फिर भी एक बार। अधिकारों का अद्वितीय चिन्ह किए जाने का सिद्धांत कैसे भी याद रख लेंगे, यदि आपसे कैसे भी करके पूछा जाए। टोटल बातें कितनी है? 16। आगे आ जाएगा, आगे से आप किशोर बोर्ड। अब किशोर बोर्ड को क्या पूरे सेक्शन को पढ़े अपन, मैं बता रहा हूँ जिस बात को आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, स्थापना कौन करेगा? बोर्ड की राज्य सरकार, या तो प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक भी किशोर बोर्ड हो सकती है। किसके लिए किया जाएगा? विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग। हो गया एक। कौन होगा इसका अध्यक्ष? या तो महानगर मजिस्ट्रेट MM या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और साफ लिख रखा है जो CJM या CMM नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति कौन होगा जिसने कितने समय का एक्सपीरियंस ले रखा है? 3 years। कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप अपॉइंट हुए और आपको हाथों हाथ बोर्ड का प्रिंसिपल सदस्य मेंबर बना दिया। नहीं, कम से कम 3 साल का अनुभव हो। और ऐसे 2 सामाजिक कार्यकर्ता, इसका मतलब ये है, सबसे ऊपर वाले पेज पर लिख देना 1+2 सामाजिक कार्यकर्ता। और उन 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं में से कम एक है महिला। ये एक न्यायपीठ का रूप लेगा। और ऐसा न्यायपीठ, अच्छा पीठ का मतलब क्या है? एक बेंच का रूप ले लेगा। और ऐसी न्यायपीठ को वो शक्तियां प्राप्त होगी जो दंड प्रक्रिया संहिता में किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त होती है। क्या शक्तियां प्रदत्त होती है साहब न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को? 3 साल तक का। नंबर 1, 3 साल तक के कारावास की सजा सुनाए जाने का अधिकार है। 10,000 जुर्माना, 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। और विचारण करने की शक्तियां होगी, सम्मन भेजने की शक्तियां होगी, वारंट इशू कर सकता है, सम्मन कॉल कर सकता है, साक्ष्य ले सकता है, रिपोर्ट लिया जा सकता है, विटनेस करवाई जा सकती है, क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन चीफ, कन्विक्शन और एक्विटल तक सब चीजें कर सकता है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा सकता है? इस बच्चे के पास भी क्या प्रॉपर्टी होगी? नहीं, यदि किसी विटनेस को बुलाना है और वो विटनेस आ नहीं रहा है तो फिर उपस्थिति को किया जाना, मतलब वो सारी शक्तियां होंगी। किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में तभी लगाया जाएगा जब तक कि वह कम से कम 7 वर्ष तक का। पॉइंट नंबर 3 का इंपॉर्टेंट बात है 7 वर्ष। कौन है ये 7 वर्ष वाला? जो सामाजिक कार्यकर्ता जो 1+3 वाले है ना, 1+2 वाले है ना, तो ये जो 1 है ना उसको तो 3 साल का एक्सपीरियंस की जरूरत है, जबकि जो +2 है उसको 7 वर्ष का, उनमें से एक महिला होना जरूरी है। और 7 वर्ष तक किस बात का होना जरूरी है कि वो स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण संबंधी क्रियाकलापों से सक्रिय रूप से अंतर्वलित हो, या बाल मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि में डिग्री सहित व्यवसाय वृत्तिक हो। क्या एडवोकेट साहब हो सकते हैं? विधि में डिग्री सहित है ना, तो कोई वकील साहब भी हो सकते हैं जिसको 7 साल का अनुभव। कोई भी व्यक्ति चयन होने का पात्र नहीं होगा साहब, कर लोगे? नहीं होगा। जो मानव अधिकार या बाल अधिकारों का अतिक्रमण क्यों? पहले से अपराध का दोष सिद्ध है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवाओं में उससे सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है। वह बालक दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन में, अन्य मानवाधिकारों के अतिक्रमण में, अनैतिक कार्य में लिप्त रहा। तो ये क्या लिखा है? चयन के लिए पात्र नहीं होगा, या फिर हमने किसी आदमी का चयन कर लिया और वो अब इन 4 में से कोई काम करता है, तो ये क्या हो जाएगी? उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, है ना। राज्य सरकार सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड में प्रधान मजिस्ट्रेट भी हैं
का देख रेख संरक्षण पुनर्वास बालकों के विधिक संबंध और न्याय के संबंध में ऐसा समावेश प्रशिक्षण और संविधिकरण जो विहित किया जाए उसकी नियुक्ति की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर अधिष्ठापन किया जाए। क्या कहा साहब 5 ने? The state government shall ensure that induction, training and sanitization नहीं बताइए, sensitization of the members including principal। अच्छा, इनको क्या किया जा रहा है? इनको ओरिएंटेशन करवाया जा रहा है, उनको हाँ सेंसिटाइजेशन है। इनको क्या दिया जा रहा है? एजुकेशन डिलीवर की जा रही है कि साहब आपको ऐसे ऐसे मामलों में ऐसा ऐसा काम करना है। तो इनको भी तो लोगों को दे रहे हैं, इन लोगों को राज्य सरकार के द्वारा दिलवाई जा रही है। तो कितने दिन के अंदर दिलवाएंगे अपन? 60 अपॉइंटमेंट से 60 days ट्रेनिंग। 6 घटाओ। अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है 7 पे। प्रधान मजिस्ट्रेट के अलावा नियुक्त किए गए जो भी व्यक्ति हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा हटाया जा सकता है यदि वह इस अधिनियम में निहित की गई शक्तियों के दुरुपयोग का दोषी पाया जाता है। बोर्ड की कार्यवाही में बिना किसी विधि मान्य कारण से लगातार 3 मास तक भाग लेने में असफल रहा है। इस 3 महीने को वेरी इंपॉर्टेंट करके चलना चाहिए। या फिर किसी वर्ष में न्यूनतम 3/4 बैठकों में भाग लेने में असफल रहा है। कितनी? 3/4 नैना यदि एक साल में 100 बैठकें होती है तो 100 का 3/4 कितना होगा? 75। तो ये कह रहे हैं कि एक साल में 75% बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है और या फिर 3 महीने तक लगातार अनुपस्थित रहे। और फिर क्या लिखा? सदस्य के रूप में अपनी अवधि के दौरान 4 के अधीन अपात्र हो गया। अभी अपन ने 4 पढ़ा। मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, ये क्या वो क्या बन गई बोर्ड। हाँ क्या हुआ दीपक? हाँ बोर्ड हो गई, खत्म हो गई। चलो आगे। अब क्या करनी है बोर्ड? उस व्यक्ति का स्थानांतरण जो जांच की प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रह जाता है। क्या हुआ इसका? बड़ा हो गया। क्या कहा जा रहा है? जहां किसी बालक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन जांच आरंभ कर दी गई है और ऐसी जांच के दौरान वह बालक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, वहां इस अधिनियम या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी बोर्ड द्वारा जांच रखी जा सकती है और उस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश इस रूप में पारित किया जा सकता है मामलों पर अभी भी बालक। सेक्शन नंबर 6 क्या कह रही है? उस व्यक्ति का स्थानांतरण जिसने अपराध कब किया था? जब वह व्यक्ति 18 वर्ष से कम की आयु का था। नलिनी गलत बैरट लेके आगे बैठाई है। अब आपको हर तरफ हाँ कल करना है ना, प्लेसमेंट देना है स्थानांतरण। क्या कह रहा है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली और उसे उस समय जब वह 18 वर्ष की आयु से नीचे का था किसी अपराध को करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। देखो सेक्शन नंबर 6 कौन से आदमी के बारे में कह रहा है? जो आज 18 साल का हो गया मगर गिरफ्तार आज किया है कौन से ऑफेंस में? जो 18 साल के कम की उम्र का था। जबकि सेक्शन नंबर 5 क्या कह रहा है? ऑफेंस तो उसने 18 साल से उम्र के पहले ही किया था। गिरफ्तार में हमने उसको कर दिया था उस वक्त और वो जांच चलने के दौरान हुआ था। दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा? जांच इसे मतलब बोर्ड ही करेगी, ऐसे करेगी जैसे कि वह बालक ही है। धारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति यदि उसे बोर्ड द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो जांच की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। अब ये बच्चा कौन हो गया भाई? 18 साल से बड़ा हो गया, तो हो सकता है उसे जमानत पर नहीं छोड़े। हालांकि बोर्ड ये नहीं है, एक्ट ये कह रहा है कि साहब जमानत पर आपको बच्चे को छोड़ना ही पड़ेगा यदि उसके 18 वर्ष से कम उम्र है। तो इसकी कितनी हो गई है? 18 से ऊपर होगी, तो हो सकता है इसको जमानत पर नहीं छोड़े। तो जब ऐसी स्थिति में जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा तो उसको कहाँ रखेंगे? सुरक्षित स्थान पर। ठीक है। बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया
विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को बोर्ड के, जब बोर्ड की कोई बैठक नहीं है तो किसी भी सदस्य के समक्ष भी पेश किया जा सकता है कि साहब बोर्ड तो नहीं बैठी हुई है मगर बच्चे को गिरफ्तार कर लिया, क्या करें उसको? किसी भी मेंबर के सामने प्रोड्यूस कर देना। बिंदु नंबर 3 ये कह रहा है कि साहब मान लो ये 1+3 3 मेंबर है, इन 3 मेंबर में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट साहब भी शामिल है, ध्यान रखना। अब कोई कार्यवाही ऐसी हुई जो किसी एक मेंबर की गैर मौजूदगी में 2 मेंबर्स के आपके साथ में कर दी गई, तो क्या वो अविधि मान्य हो जाएगी? नहीं हुई। फिर क्या लिखा परंतु में कि साहब यदि 18 की 3, अभी अपन ने पढ़ा था 18 की 3 क्या कहा था कि फैसला इस बात का करना है कि बच्चा 16 साल से ज्यादा का है, 18 साल से कम का है, ऑफेंस हिनियस ऑफेंस हुआ है और उसकी ट्रायल सेशन में चिल्ड्रन कोर्ट के द्वारा करनी है नहीं करनी है। ऐसी स्थिति में कौन सा सदस्य होना जरूरी बताया है? प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट साहब का होना जरूरी बताया है साहब। तो इसको याद रखना, सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत दिए जाने वाले आदेश के समय प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का मेंबर के रूप में होना जरूरी है? या तो सेक्शन पूछ लेंगे या फिर ऐसा पूछ लेंगे निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में 1+2 में से मिनिमम 2 मेंबर्स में से प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट का भी होना जरूरी है। तो परिस्थितियां क्या क्या होगी? जमानत देने के लिए, ये देने के लिए, वो देने के लिए, तो क्या ऑप्शन आएगा? फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। कौन से? हीनियस ऑफेंस किए जाने की स्थिति में ऐसे बालक के द्वारा जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा और 18 साल से कम है, उसका कोर्ट ऑफ सेशन नहीं, स्पेशल कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया जाना है या नहीं किया जाना है, इसका निपटारा किए जाने वाले प्रश्न। तो ये इम्पोर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाली बात। केवल बोर्ड के सदस्यों के बीच में अंतरिम या अंतिम निपटारे में यदि कोई मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी, किंतु जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है वहां प्रधान मजिस्ट्रेट की राय। बहुमत में चाहे प्रधान मजिस्ट्रेट साहब हो या नहीं हो, जो बहुमत है वो होगा, और जहां बहुमत नहीं हो रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट है वो कहेगा। बोर्ड की शक्तियां और कृत्य, इसको मत पढ़ो बोलिए, बोर्ड की शक्तियां और कृत्य को। बोर्ड की शक्तियां और कृत्य में हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर के। क्या कह रहे हैं? विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के विरुद्ध इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कारित अपराधों के संबंध में इस बारे में की गई किसी शिकायत पर प्रथम इत्तिला रजिस्टर करने का पुलिस को आदेश देना। बोर्ड किसको आदेश दे रहे हैं? पुलिस। किस बारे में? विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के विरुद्ध, मतलब उस बच्चे के खुद के विरुद्ध कोई ऑफेंस हुआ है उसकी एफआईआर करने के लिए करने वाले ऑर्डर द पुलिस। विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक के विरुद्ध, मतलब बालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होगी ना? बालक के विरुद्ध इस अधिनियम, हाँ ठीक है, उसके विरुद्ध अपन को यदि एफआईआर दर्ज करनी, ओके, मैं ऑफेंस के बारे में बात कर रहा था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई अपन परिवार भी कर सकते हैं। अच्छा, कंप्लेंट पेश किया है, अच्छा उस बच्चे को पेश कर दिया, नहीं शिकायत आई है ना तो भी तो ना ये कंप्लेंट भी पेश कर सकते हैं जेजेबी में। इस काम किसी भी विधि में अपराधों के संबंध इस बारे में की गई शिकायत पर प्रथम इत्तिला रजिस्टर, ठीक है, कंप्लेंट पेश हो रही है और कंप्लेंट पेश होने पर बोर्ड क्या आदेश दे रही है पुलिस को? एफआईआर दर्ज कर। जैसे कि अपन सीआरपीसी में कहाँ आदेश देते हैं इस तरह का? 155(3) और 156(3) और 156(3) और 155(2) और 156(3). 156(3) है असंज्ञेय अपराधों में और 156(3) संज्ञेय अपराध में, 156 कॉग्निजेबल ऑफेंस और 155 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। नेक्स्ट ट जो था वो सीसीएल के बारे में था और ठ जो है सीसीपी के बारे में, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक के विरुद्ध इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कारित अपराधों के संबंध में
order the police for registration of first information report for offences committed against any child in conflict with law under this act or any other law for the time being in force on a complaint made in this regard. इसका मतलब ये है वो खुद कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जो बच्चा है उसके अगेंस्ट में ऑफेंस हो रहे हैं। हाँ, अभी अपन ने क्या पढ़ा? अभी अपन ने पढ़ा इस एक्ट में बताया गया ऑफेंस हुए या फिर कोई भी ऑफेंस था। हाँ, किसके अगेंस्ट में हो रहे हैं? ये सीसीएल के अगेंस्ट में हो रहा है। सीसीएल के अगेंस्ट में हो रहे हैं। वापस इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, देखो। ऑर्डर द पुलिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर ऑफेंसेज कमिटेड अगेंस्ट एनी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में क्या क्या ऑफेंस होते हैं साहब? वो जो अपन चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे ना। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, चाहे इस लॉ के अधीन हो चाहे दूसरे लॉ के अधीन हो, ऑन अ कंप्लेंट मेड इन दिस रिगार्ड। यदि किसी आदमी ने कंप्लेंट पेश की है बोर्ड को कि सर देखो ये चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, और ये बच्चा समाज में इसी तरह से घूम रहा है, ये दूसरे लोग उसको छेड़ रहे हैं और उसको ताने मार रहे हैं, तो ये क्या हो गया? उस बच्चे के विरुद्ध में ऑफेंस हो गया। एक आदमी ने शिकायत कर दी जेजेबी को, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किसको डायरेक्शन देगी? पुलिस ऑफिसर को टू, या फिर ना ऐसा भी हो सकता है ना, इसको जहाँ पे रखा है कस्टडी में, ऑब्जर्वेशन होम में, वहीं पे वहां पे भी इसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस हो सकता है। बिल्कुल, जैसे कि अपन देखते हैं कि कई सारी जगह ऐसे ही शेल्टर होम्स में बच्चों के या फिर बच्चों की गलत इस्तेमाल होता है, मार देते हैं बेटे, किडनी वगैरह बेचकर, अखबारों में भी अपन लोग देखते हैं। तो फिर अब उनके विरुद्ध ऑफेंस एफआईआर कैसे दर्ज हो रही है? यहाँ पर सेम इसी तरह की बात क्या कह रहे हैं? ऑर्डर दिया जा रहा है पुलिस को, ऑर्डर द पुलिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन ए रिटर्न कंप्लेंट। अच्छा, इस पर ये लिख रहा है ऑन ए रिटर्न कंप्लेंट, और के में थी अ कंप्लेंट बाय ए कमिटी इन दिस रिगार्ड्स ऑन ए रिटर्न कंप्लेंट। समिति संबंध में समिति के द्वारा प्रथम रिपोर्ट का रजिस्टर कर लोगे। इस बात के लिए बनी हुई जेलों को नियमित संरक्षण निरीक्षण किया जाना, ये किया जाना। ठीक है, ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया है। मतलब सेक्शन नंबर 9 किस बारे में बात कर रहा होगा? जाहिर सी बात है, ऐसे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जिस बच्चों को ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने मौजूद कर दिया जो मजिस्ट्रेट अधिकारी का नहीं रहता। सीआरपीसी का वो कौन सा सेक्शन है जो ये कहता है कि एक किसी बच्चे को प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट के सामने जब बच्चे की उम्र 27, सेक्शन नंबर 27। क्या क्या एलिमेंट्स है उसके? 16 साल से कम उम्र का व्यक्ति कब? जब अपराध किया, जब उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, तब फिर वो क्या कहेगा? अधिकारिता वाले बोर्ड को भेज देगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया जिसे इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं किया गया। इंग्लिश पढ़ रहा हूँ बेटा मैं ना। When a magistrate not empowered to exercise the power of the board under this act is of the opinion that the person alleged to have committed the offence and brought before him is a child, कि साहब उसको लग रहा है कि बच्चा वो है जिस पर अपराध किए जाने का अभियोग लगा है और उसके सामने प्रोड्यूस किया गया है, he shall without any delay record such opinion and forward the child immediately along with the record of such proceedings to the board having jurisdiction। तो क्या करेगा? अधिकारिता वाले बोर्ड को इमीडिएटली सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट उसके साथ में प्रोड्यूस किए उनके साथ में उसको भेज देगा। In case a person alleged to have committed an offence claims before a court other than a board that the person is a child or was a child on the date of commission of the offence। ये कह रहा है कि साहब जब अभी भी बच्चा है या फिर उस वक्त बच्चा था जिस वक्त उसने ऑफेंस कमिट किया था, और if the court itself is of the opinion that the person was a child on the date of commission of the offence, the said court shall make an inquiry, take such evidence as may be necessary but not an affidavit,
to determine the age of the such person and shall record a finding on the matter stating the age of the person as nearly as may be। क्या कह रहे हैं कि साहब जज साहब को खुद को ही लग रहा है कि साहब हालांकि ये बच्चा ही है, हालांकि फाइनल हुआ नहीं है, बच्चा वो आदमी मांग कर रहा है, जज साहब को लग रहा है, पर देखने समझने में ऐसा लग रहा है कि आदमी बच्चा अभी तक नहीं, बच्चा भी रहा नहीं, या फिर जब ऑफेंस किया गया था तब वो बच्चा नहीं था। अब जज साहब क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, खुद ही एक इंक्वायरी सजेस्ट करेंगे और वो खुद ही इंक्वायरी बनाएंगे। आगे क्या करें, प्रोवाइडेड दैट सच अ क्लेम मे बी राइज्ड बिफोर एनी कोर्ट एंड इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट एनी स्टेज even after final disposal of the case, and such a claim shall be determined in accordance with the provision contained in this act and the rules made there under, even if the person has ceased to be a child on or before the date of commencement of this act। क्या मतलब हुआ भाई? मतलब कि भाई निर्धारित करेंगे पहले तो एज के बारे में, फिर अगर फाइनल डिस्पोजल भी हो गया और बाद में उसको पता चला कि उस समय अपराध के समय उसकी उम्र कम थी, तो वो अपील में भी ये बात रेज कर सकता है। अगर गलत एज डिसाइड करिए कि गलत एज डिसाइड करके यदि उसने प्रोसीडिंग कर दी तो फिर आगे वाले प्रोसीडिंग में वापस लगा सकते हैं कि भाई बालक की तरह से उसकी प्रोसीडिंग की जाए। ठीक है, नेक्स्ट, if the court finds that a person has committed an offence and was a child on the date of commission of such offence, it shall forward the child to board for passing appropriate orders, and the sentence, if any passed by the court, shall be deemed to have no effect। यदि उसको लगता है कि साहब वास्तव में बच्चा, उसने कोई ऑर्डर भी पास कर दिया है तो भी इसको बोर्ड के भाग में भेज देगा और इस कोर्ट का जो जजमेंट का जो इफेक्ट होगा उसका कोई भी इफेक्ट नहीं माना जाएगा। इन केस a person under this section is required to be kept in protective custody while the person claims of being a child is being inquired into, such persons may be placed in the intervening period in the place of safety। कि साहब यदि कोई अपनी सेफ्टी के लिए बात की जा रही है तो फिर उसको इन कार्य पीरियड के दौरान सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकेगा। इंटरवेनिंग पीरियड के अंतरकालीन अवधि, मतलब जांच के जब बालक होने के दावे की जांच की जा रही है, इसी को अपन करें कि साहब वो वास्तव में बालक है या नहीं, तब तक खत्म करें यहाँ तक। मेन जो प्रोविजन है वो बस केवल इसी की है, जेजेबी के और इसके चिल्ड्रन कोर्ट के, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के तो ज्यादा नहीं चलेंगे, और उसके बाद में बस ये रिलेशन वगैरह के कुछ इंपॉर्टेंट देखने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं है।